हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर, है ना। ये है सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर आप सामने रख कर देखेंगे। सबसे पहले था आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें पहले का आंसर था आपका उद्योग, दूसरे का आंसर था टेलर, तीसरे का था आपका सॉरी, ये जो 1994 लिखा हुआ है ये आपका 1991 है ना। ये क्या है आपका 1991 है। जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या है 1991 में लागू हुई थी। फिर है आपका प्रथम, उसके बाद है आपका अनौपचारिक संगठन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में आपको दिया गया था सबसे पहला जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो अर्जित प्रतिभा, दूसरे में कारखाना, तीसरे का आपका अनुकूल, चौथे का आपका अनुमानित, पांचवा का आपका क्या होता है अधिकार। फिर एक शब्द वाक्य में उत्तर देना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन रख लेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट का आपका क्वेश्चन मध्य स्तरीय आएगा। सेकंड का आपका क्वेश्चन हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 14 थे। फिर उसके बाद भारत में जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित प्रणाली है। और फिर जब अधिकारों का वो होता है उसको भारार्पण बोलते हैं। और जो शिक्षक विभाग में जो भर्तियाँ होती हैं उसको कैंपस या साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक, ये हुआ आपका। फिर है आपका सही विकल्प, है ना, सही जोड़ी बनाएंगे था। तो सही जोड़ी में आप देख लेंगे, जो लिखा है उसको देख लेंगे। प्रबंध से आप क्या समझते हैं? अब देखो, प्रबंध क्या होता है? प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूनतम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। प्रबंध क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। फिर है आपका वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके जनक कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक प्रिस्टलो टेलर। और यहाँ पे क्या है? विज्ञान एवं प्रबंध। यह ज्ञान का आशय ऐसे ज्ञान से है जो विभिन्न प्रयोगों और खोजों द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं। प्रबंध का कार्य क्या होता है? आशय किसी कार्य को सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से करने से है। निजीकरण के दो लाभ। अब निजीकरण के दो लाभ देखो, सबसे पहले क्या है, निजीकरण के अनुसार जो निजीकृत कंपनी के शेयर की पेशकश थी वो छोटे निवेशक और कर्मचारियों को किए जाने से शक्ति और प्रबंध को विकेंद्रित किया जा सकेगा। फिर है दूसरा, जो दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्र क्या थे, सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के थे। उनमें एकाधिकार समाप्त हो जाने से अधिक विकल्पों और सस्ते बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के चलते उपभोक्ताओं को क्या हो रही, राहत मिल रही। फिर है व्यावसायिक पर्यावरण की दो विशेषताएं, है ना। अब देखिए, सबसे पहले पर्यावरण से प्रभावित। अब पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है? आर्थिक पर्यावरण अन्य पन्नों से कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे भौगोलिक, हवा, पानी, मिट्टी, तूफान आदि से क्या होते हैं, सभी से आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। फिर होता है आपका पूंजी की उपलब्धता। अब देखिए, पर्याप्त मात्रा में जब हमारे पास पूंजी होगा तभी हम साधनों का क्या, प्रमुख प्राकृतिक साधनों का एवं मानवीय साधनों का उपयोग होने लगता है। इससे राष्ट्रीय आय बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो इससे वहाँ विकास होता है और विकास दर में भी वृद्धि होती है। फिर है आपका व्यवसाय के तकनीकी पर्यावरण से आशय। इसका संबंध वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व विनिमय हेतु नवीन प्रविधियों उपकरणों के खोज से होता है। इसमें क्या, तकनीकी पर्यावरण में कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग मतलब यूज़ करते हैं, खोज करते हैं, ताकि क्या कर सकें, नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम लागतों पर करना संभव हो सके। फिर है नियोजन के दो लक्षण। अब नियोजन के लक्षण का सबसे पहले निर्धारित लक्ष्य। देखो, कोई ना कुछ प्रबंध में जब हम कोई भी काम करते हैं, प्रबंध का प्रबंध कार्य योजना करना। और योजना के क्या होते हैं, कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं। हम योजना किसके लिए बनाते हैं? किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ताकि लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। फिर है पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान, हमने योजना बना लिया, है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस योजना के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमको आंकड़ों के आधार पर क्या करते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर हम पूर्वानुमान बनाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, जिसे योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। फिर हमारा क्वेश्चन है प्रबंध विज्ञान है। अब देखो, सबसे पहले विज्ञान क्या होता है? किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान। और विज्ञान कारण एवं परिणाम के संबंध को बताता है। फिर क्या होता है आपका, सबसे पहला प्रबंध विज्ञान के निश्चित, देखो प्रबंध के क्या होते हैं, विज्ञान के क्या होते हैं, निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं। आंकड़ों एवं प्रवृत्ति के आधार पर प्रबंध में पूर्वानुमान हमेशा लगाए जाते हैं। फिर है आपका टेलर एवं फ्योल के सिद्धांत में समानता है। देखो, दोनों क्या है, प्रबंधकीय दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। दोनों को प्रबंध के उच्च पदों का ज्ञान था और दोनों उच्च कोटि के इंजीनियर थे।
एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण। अब देखो, श्रेष्ठ नियोजन में लोचता, योजना ऐसी होनी चाहिए जो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जिसमें लोच का गुण अवश्य, क्योंकि हमको आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। योजनाएं जितनी लचोली होंगी उतनी ही सफल होंगी। निरंतरता, योजना केवल एक बार बनाने की चीज़ नहीं होती। योजना क्या होता है, कार्य निरंतर चलता रहता है और आवश्यकता अनुसार पुरानी योजनाओं में भी संशोधन किया जाता है। फिर है एकता। फ्योल के अनुसार एकता नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका कहना है कि एक समय में केवल एक ही योजना प्रभावशील रह सकती है, क्योंकि यदि दो या दो से अधिक योजनाएं प्रभावशील हो तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। फिर है संगठन के 3 उद्देश्य। अब संगठन के 3 उद्देश्य क्या है, श्रम व समय में बचत। अब संगठन में श्रेष्ठ मशीनें व संयंत्र तथा श्रेष्ठ प्रणाली अपनाई जाए, जिससे कार्य को क्या हो सकती है, समय एवं श्रम में काफ़ी बचत हो सकती है और इससे बड़े पैमाने के लाभ भी प्राप्त किए जाते हैं। फिर है श्रम व पूंजी मधुर संबंध। श्रम व पूंजी में सब मधुर संबंध मतलब ये है कि जो मालिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनमें क्या होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, ताकि कार्य क्या हो सके, अच्छे से किया जा सके और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। फिर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। अब देखो, संगठन का कोई भी संगठन, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन उद्देश्य को प्राप्त करना अवश्य होता है। फिर है प्रशिक्षण की विशेषताएं। प्रशिक्षण क्या है, एक कर्मचारी विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है, निरंतर चलती रहती है। प्रशिक्षण से कर्मचारी के ज्ञान व कौशल में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। फिर है प्रशिक्षण से कर्मचारियों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। फिर है भर्ती एवं चयन में अंतर। कर्मचारियों की भर्ती के बहुत सारे स्रोत होते हैं और चयन के एक प्रोसेस होता है निश्चित। फिर भर्ती एक साधन है और चयन क्या है, एक अपने आप में साध्य है। भर्ती और चयन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भर्ती सिक्के का प्रथम पहलू है, चयन सिक्के का द्वितीय पहलू है। पहले भर्ती होता है, उसके बाद चयन होता है। प्रबंध के मुख्य कार्य। अब प्रबंध के मुख्य कार्य मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, मैं इसको आपको बता दूंगी, आप लोग लिख लेंगे। देखो, प्लानिंग क्या होता है, जब हम कोई भी किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निश्चित लक्ष्य, तो उसके लिए हम योजना बनाते हैं कि कौन सा काम को कैसे करेंगे, कोई सामान है तो उसको कहाँ रखेंगे, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा। ये सब क्या होता है, आपका प्लानिंग होता है। फिर है संगठन। संगठन क्या होता है, संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन। अब देखो, संगठन पशु पक्षी लोगों का संगठन नहीं हो सकता है, व्यक्तियों का ही संगठन होता है। अब संगठन क्यों बनाते हैं हम लोग, संगठन में क्या होता है, पहले से कोई मतलब संगठन व्यक्तियों का होगा, इसमें कोई ना कोई कार्य, संगठन में आपका पूर्व निर्धारित इंसान आएगा, मस्त सब लोग मिलके काम करेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, है ना। फिर है नियुक्तियाँ हम क्यों करते हैं, जो योजना बनाए हैं हम लोग, जिस काम को करेंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, कार्य नियुक्ति के लिए और नियुक्ति कार्य के लिए, है ना। फिर है आपका संचालन क्या होता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्शन केवल एक ही इंसान से मिलना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, ठीक है, और अच्छे से कार्य हो सके। फिर है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या होता है, अभिप्रेरण 2 टाइप्स के होते हैं। मोटिवेशन बोलते हैं इसको, मतलब अभिप्रेरित करना। कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। और प्रेरणा मतलब एक प्रकार से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। फिर आपका हेनरी प्योल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत मैं आपको ओन लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे। हेनरी प्योल के सिद्धांतों का वर्णन देखो, अधिकार एवं दायित्व। अब आप किसी व्यक्ति को अधिकार दे रहे हो तो उसको दायित्व दोगे ना। अधिकार और दायित्व क्या होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। यदि आप अधिकारों को दायित्व और दायित्व को अधिकारों के अनुरूप समझोगे तो जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करेगा उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए। फिर श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना। जैसे मान के चलिए, एक उपक्रम में जो कर्मचारी होते हैं वो समान क्षमता के नहीं होते, तो हम उन कर्मचारियों को एक अलग अलग वर्ग में विभाजित करेंगे और उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य देंगे ताकि कार्य अच्छे से हो सके। फिर आदेश की एकता। आदेश एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो ऐसी दशा में कर्मचारी किस आदेश का पालन करे, इसके लिए दुविधा की स्थिति हो जाती है। फिर निर्देश की एकता। कार्य के दौरान निर्देश भी एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए ताकि निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। फिर है नियोजन की प्रक्रिया को लिखिए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना। इन संसार में जो भी कुछ होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य लक्ष्य होता है। व्यापारिक उपक्रमों का भी लक्ष्य होता है और सबसे पहला कार्य हो सकता है सेवा भावना, हो सकता है लाभ कमाना भी हो सकता है। फिर पूर्वानुमान लगाना। लक्ष्यों का निर्धारण के बाद हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाया जाता है। विभिन्न आंकड़ों में प्रवृत्ति परंपराओं को ध्यान में रखकर व्यवसाय का पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, हम सब विकल्पों के क्या होते हैं, अपने अपने गुण दोष होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है
है ना। सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन, सभी कार्यविधियों का मूल्यांकन करने के बाद जो विकल्प होता है उनमें से हम क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। फिर है चयन की प्रक्रिया, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मैं आपको बताऊंगी, आप अपने से लिख लेंगे। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस, पूर्व परीक्षण, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा है प्री बी एड PMT PET, यहाँ पे क्या होता है, प्री टेस्ट होता है। यहाँ ये क्यों होता है, यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, उनको क्या है, शॉर्ट करने के लिए जो प्री टेस्ट होता है ना। फिर होता है रिक्त आवेदन पत्रों का प्रेषण, है ना। फिर क्या होता है, रिक्त आवेदन पत्र, जैसे क्या होता है, रिक्त आवेदन पत्रों को भेजा जाता है और कैंडिडेट्स उसमें अपनी पूरे डिटेल भर कर क्या करते हैं, भेजते हैं, है ना। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है कि उसमें बुद्धि तार्किक परीक्षण को क्या करता है, आंका जा सकता है ना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आपके बहुत सारे टाइप के चीज़ आते हैं, ठीक है, जिसमें योग्यता परीक्षण आता है, बुद्धि परीक्षण आता है, बहुत सारे परीक्षण आते हैं आपके। फिर है साक्षात्कार, साक्षात्कार में क्या करते हैं, जो दोनों, है ना, जो साक्षात्कार लेने वाला है और जो साक्षात्कार देने वाला, दोनों आपस में बैठकर इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच तालमेल बातचीत होती है ना, ओरल टाइप्स की। फिर है भौतिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन क्या होता है, शरीर का मतलब, भौतिक सत्यापन में ये होता है कि देखा जाता है कि आपने लाइफ में कोई क्राइम किया है, क्या किया है, आपके लाइफ का रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर है शारीरिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण में देखा जाता है कि आप पूरे रूप आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप स्वस्थ हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। धन्यवाद।